3-4 घंटे में गरीदा ने टीपू को अपने साथ मानूस कर लिया था। बलाई मंजिल पर लाने के बाद इसने टीपू को अपने हाथ से खाना खिलाया और फिर इसे अपनी कार में बिठाकर मार्केट चली गई थी। इसने टीपू के लिए ढेरों कपड़े और खिलौने, चॉकलेट्स और बच्चों की दिलचस्पी की दूसरी अशिया भी खरीद डाली थी। वापसी पर उन्होंने एक आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम भी खाई थी। घर पहुंचने तक टीपू इसके साथ घुल मिल गया था। ये सब गरीदा ने खास मकसद से किया था। वो अपने इत्मीनान के लिए टीपू का एक छोटा सा इंटरव्यू करना चाहती थी और ये उस वक्त मुमकिन था जब टीपू गरीदा को गैर ना समझे। गरीदा ने हिकमत अमली से ये मकसद बखूबी हासिल कर लिया था। वो दोनों इस वक्त डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे। टीवी ऑन था। गरीदा ने बच्चों के पसंद के आन मुताबिक टीवी पर एक कार्टून चैनल लगा रखा था। वो बच्चा गरीदा के पहलू में बैठा मजे से कार्टून देख रहा था कि गरीदा ने रिमोट उठाकर टीवी ऑफ कर दिया। टीपू ने हैरत भरी नजरों से गरीदा को देखा और कहा, आंटी आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? इसलिए कि अब हम बहुत ज़रूरी बातें करने वाले हैं। गरीदा ने प्यार भरे अंदाज में कहा, अगर तुमने मेरे सवालों के ठीक ठीक जवाब दिए तो मैं दोबारा टीवी ऑन कर दूंगी और इनाम में तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स भी मिलेंगी। टीपू का चेहरा खुशी से चमक उठा। ठीक है, असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप मुझसे जो भी पूछना चाहें मैं सच सच बता दूंगा। शाबाश। वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए सत्ताईशी लहजे में बोली, और रात में जब तुम्हारे अंकल आ जाएंगे तो हम सब मिलकर हैप्पी टू यू भी मनाएंगे। तुम अपने बर्थडे का केक काटोगे, इसके बाद हम पिज़्ज़ा खाने से घर से बाहर जाएंगे। ठीक है। वो फौरन मुसरत से ताली बजाते हुए बोला, अंकल ने बिल्कुल ठीक कहा था। कौन अंकल? टीपू की बात पूरी होने से पहले ही वो बोल उठी, वही जो मुझे स्कूल के बाहर छोड़कर गए थे। ओह, तुम इश्तियाक बेग की बात कर रहे हो। गरीदा ने तस्दीक तलब नजरों से टीपू की तरफ देखा। हाँ, बेग अंकल। टीपू ने इस बात में जवाब दिया। बेग अंकल ने क्या ठीक कहा था? गरीदा ने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। टीपू मासूमियत भरी सवालिया नजरों से तकने लगा। अभी थोड़ी देर पहले तुमने खुशी से ताली बजाते हुए अपने अंकल के बारे में कुछ कहा था। गरीदा ने उसे याद दिलाने की कोशिश की। टीपू हाथ से ज़हीन बच्चा था। वो फौरन समझ गया कि गरीदा इससे क्या पूछने जा रही है। इसने पलके झुकाए हुए जवाब दिया, अंकल ने मुझे कहा था कि स्कूल वाली आंटी बहुत अच्छी है। वो मुझे ढेर सारी चॉकलेट और खिलौने दिलाएंगी और मेरा हैप्पी टू यू भी मनाएंगी। आप बिल्कुल वैसा ही करने वाली है। मैं तुम्हारी हर जिद पूरी करूंगी। गरीदा ने कहा, तुम मेरे घर में रहोगे और नीचे वाले स्कूल में पढ़ोगे। गरीदा ने मोहब्बत भरे गैर महसूस अंदाज में टीपू को घिसना शुरू कर दिया। ये इश्तियाक बेग कौन है? मेरे अंकल हैं। क्या वो भी तुम्हारे साथ ही रहते हैं? नहीं, इनका घर दूसरी बिल्डिंग में है। टीपू ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। गरीदा ने पूछा, और तुम्हारा घर कहाँ है? इसने चंद लम्हे सोचने के बाद बताया, जौहर में। तुम्हारा मतलब है गुलिस्तान जौहर में? टीपू जवाब देने के बजाय टीवी के रिमोट को घूरने लगा। गरीदा का सवाल या तो इसकी समझ में नहीं आया था या इसे जवाब मालूम नहीं था, या फिर वो इस ट्रायल से बोर होने लगा था। गरीदा ने इसकी पसंद और नफ्सियात को मद्देनजर रखते हुए शफकत भरे लहजे में कहा, रिमोट की फिक्र न करो, ये तुम्हें दे दूंगी। फिर जब तुम्हारा दिल चाहेगा तुम कार्टून देखते रहना, लेकिन इससे पहले तुम्हें अच्छे बच्चों की तरह मेरी बातों का जवाब देना है। समझ लो, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही हूँ। कल से तुम्हें मेरे स्कूल में पढ़ना है। बोलो, पढ़ोगे ना? हाँ, पढ़ूंगा। वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। तो फिर बताओ। गरीदा ने नरम लहजे में इस्तफसार किया। तुम गुलिस्तान जौहर में रहती हो ना? मुझे सिर्फ जौहर का पता है। टीपू ने सादगी से कहा, अच्छा ठीक है। गरीदा ने रसानियत भरे लहजे में टटोल का अमल जारी रखा। तुम अपनी बिल्डिंग का नाम तो जानते होगे। जवाब में इसने नफी में गर्दन हिला दी। गरीदा को इस बात पर ज्यादा हैरत न हुई। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो 3-4 साल की उम्र में इस नौइयत की मालूमात रखते हैं। इसने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हारे पापा का क्या नाम है? पापा? टीपू ने अजीब अंदाज में दोहराया। मैंने पापा को कभी नहीं देखा, वो हमारे साथ नहीं रहते। मैं इनका नाम भी नहीं जानता। ये तो पता होगा कि तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं। नहीं। टीपू के दो टोक जवाबात ने गरीदा को उलझन में डाल दिया। इसका तजर्बा और मुशाहिदा तो यही बता रहा था कि टीपू इससे गलत बयानी नहीं कर रहा। इसने अपना अंदाज बदलते हुए सवाल किया, मम्मा तो तुमसे बहुत प्यार करती है ना? इसने जवाब देने से पहले उदास नजरों से गरीदा को देखा और कहा, हाँ, मुझे पता था मामा तुम्हें बहुत चाहती हैं। तुम भी अपनी मामा से बहुत मोहब्बत करते हो। गरीदा ने मोतदिल अंदाज में कहा और फिर पूछा, टीपू तुम्हारी मामा का नाम क्या है? वो बेसाहता बोला, मम्मा। इसकी बेसाहदगी में दुनिया भर का गम शामिल था। गरीदा का माथा ठनका। इसने टीपू की पीठ सहलाते हुए बड़े दुलार से पूछा, तुम अपनी मामा के जिक्र पर इतने उदास क्यों हो गए हो? मुझे बताओ, क्या मसला है? मेरी मामा बहुत बीमार है। वो बर्राई हुई आवाज़ में बोला। ओह। गरीदा ने हमदर्दी भरे लहजे में कहा और पूछा, इन्हें कौन सी बीमारी है? पता नहीं। वो एक मरतबा फिर खोए हुए अंदाज में बोला, अंकल आज मामा को अस्पताल लेकर गए थे। मुझसे अंकल ने कहा कि डॉक्टर ने मामा के पास रुकने से मना किया है, इसलिए वो मुझे अस्पताल नहीं ले जा सकते। टीपू के दर्द भरे अल्फाज से गरीदा का दिल कटने लगा। तुम फिक्र ना करो मेरी जान, इसने अपनायत भरे लहजे में कहा। फिर इसकी तसल्ली की खातिर इजाफा करते हुए कहा, मैं कल ही अस्पताल जाकर तुम्हारी मामा के डॉक्टर से मिलूंगी। देख लेना, तुम्हारी मामा बहुत जल्द ठीक होकर वापस घर आ जाएंगी। अंकल ने कहा, जब तक मामा ठीक नहीं हो जाती मुझे स्कूल वाली आंटी के घर में रहना है और इसी के स्कूल में पढ़ना है। टीपू ने मगमूम लहजे में कहा, तुम इस वक्त स्कूल वाली आंटी के पास ही बैठे हो। टीपू। गरीदा ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगी। तुम जिस चीज़ की फरमाइश करोगे वो मैं तुम्हें ज़रूर दिलाऊंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरी एक बात मानना पड़ेगी।
बताओ मानोगे ना? मैं मानूंगा आंटी, वो बड़े अज़्म के साथ बोला। आप मुझे बेहद अच्छी लगी हैं, तुम बहुत क्यूट हो टीपू। वो इसके गाल को अपनी उंगली से छूते हुए बोली। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम कभी उदास ना होना, मैं तुम्हें हर वक्त हंसते दिखना चाहती हूँ, समझ गए ना? हाँ। वो बड़ी शिद्दत से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर टीवी के रिमोट की सिमत हाथ बढ़ाते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा, अब मैं ये ले लूँ ना? हाँ क्यों नहीं। गरीदा ने टीवी ऑन करने के बाद रिमोट इसके हवाले करते हुए नरमी से कहा, तुम कार्टून देखो, मैं तुम्हारे अंकल से बात करके आती हूँ। कार्टून चैनल दोबारा लग जाने पर टीपू इस कदर खुश था कि इसने अपनी स्कूल वाली आंटी से यह पूछना भी मुनासिब ना समझा कि कौन से अंकल। गरीदा का शोर सुल्तान अली। बच्चे ऐसे ही बेरिया, मासूम और शीशा दिल होते हैं, हर किस्म की मुनाफिकत, अयारी और फ्रेब से पाक, मन के सच्चे। शाम के 6 बजने वाले थे। सुल्तान अली की ड्यूटी ऑफ होने में चंद मिनट बाकी थे। इसके सेल फोन की घंटी बज उठी। इसने फोन के डिस्प्ले पर निगाह डाली तो पता चला कि इसकी बीवी की कॉल है। हेलो। इसने फौरन गरीदा की कॉल पिक कर ली। सुल्तान, मेरा ख्याल है तुम ऑफिस से निकलने वाले हो, गरीदा ने इस तरारी लहजे में कहा। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, सुल्तान ने मोतदिल अंदाज में कहा। कुछ लाना हो तो बता दो। हाँ लाना है, वो हाथ से जोश से बोली। एक खूबसूरत बर्थडे केक। बर्थडे केक? सुल्तान हैरत भरे लहजे में इस्तफसार करते हुए बोला। तुमने बिल्कुल ठीक सुना। और वो अपनी धुन में बोलती चली गई। बाकी डेकोरेशन का सारा सामान और गुब्बारे वगैरह मैंने खरीद लिए, मगर ये बर्थडे है किसकी? सुल्तान ने बेहद उलझे हुए लहजे में पूछा। मेरी तो नहीं, और मुझे यकीन है तुम्हारी भी नहीं। आज हम दोनों मिलकर टीपू की हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। टीपू? कौन टीपू? सुल्तान हैरत भरे लहजे में बोला। गरीदापुर मसरत लहजे में बोली, हमारा 4 साल बेटा टीपू। ये तुम क्या पागलों जैसे बातें कर रही हो? वो एहतजाजी लहजे में बोला। आज सुबह तक तो हम बेऔलाद थे, ये अचानक हमारा बेटा कहाँ से आ गया, वो भी पूरे 4 साल का? मैं सच कह रही हूँ सुल्तान, वो पूरी इसरार अंदाज में बोली। टीपू टीवी के सामने बैठा कार्टून देख रहा है, घर आओगे तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। बस जल्दी से एक शानदार केक लेकर घर पहुंचो। मैंने तुम्हें हमारे बेटे का नाम और उम्र तो बता ही दी है ना, ये सब केक पर लिखवाना। शक नहीं, मुझे यकीन हो चला है कि तुम अपनी ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हो। सुल्तान ने झंझलाहट भरे लहजे में कहा। मैं केक के साथ साथ तुम्हारे लिए किसी साइकेट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट भी लेकर आता हूँ। कल मैं तुम्हें जहनी अमराज के मुआलिज के पास लेकर जाऊंगा। बात के इख्तिताम पर सुल्तान को एहसास हुआ कि वो खुद ही को सुना रहा है। दूसरी जानब गरीदा मौजूद ही नहीं थी। वो अपनी कहकर कब की जा चुकी थी। गरीदा से इसकी शादी को 5 साल हो गए थे और ये शादी इसके बाप नूर अली की मर्जी से हुई थी। गरीदा नूर अली के दोस्त फजल हुसैन की इकलौती बेटी थी। इकलौता तो वो भी था, मगर इससे शादी की भी इसकी अपनी हिस्ट्री और मिस्ट्री थी। जब नूर अली ने घर में सुल्तान और गरीदा की शादी का किस्सा छेड़ा तो सुल्तान ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया, अब्बू मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और इसी से शादी का भी इरादा है। नूर अली ने तशवीश भरे लहजे में कहा, वो लड़की कौन है, मुझे इसके बारे में बताओ, मैं पूरी तफसील जानना चाहता हूँ। आइंदा 15 मिनट में सुल्तान ने बाप की फरमाइश पूरी कर दी। नूर अली ने तवज्जो से बेटे की कहानी सुनी और गहरी सोच में डूब गया। चंद मिनट की पूरी इसरार खामोशी के बाद इसने फैसला सुना दिया। सुल्तान, मैं तुम्हें इस लड़की से शादी की इजाजत नहीं दे सकता। क्यों अब्बू? सुल्तान ने एहतजाजी लहजे में सवाल किया। आखिर आपको इसमें क्या बुराई नजर आ रही है? इस लड़की की सारी बुराइयां तुमने खुद ही अपनी जुबान से गिनवा दी है। नूर अली ने तंजिया लहजे में कहा। तुमने बताया कि वो एक न्यूज चैनल के लिए रोड शो करती है, माइक हाथ में पकड़कर अपनी टीम के साथ कहीं भी पहुंच जाती है, नामहरम मर्दों से उसका खुला मेलजोल है। मैं मीडिया से ताल्लुक रखने वाली ऐसी बेबाक और आज़ाद है लड़की को किसी भी कीमत अपनी बहू नहीं बना सकता। अब ये फैसला तुम्हें करना है, इसने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ करते हुए कहा और फिर वाकशाफ अल्फाज में इजाफा करते हुए बोला, तुम्हें इस लड़की को छोड़ना है या अपने माँ बाप को? अब्बू आप ये क्या कह रहे हैं? सुल्तान ने सटपटाए हुए लहजे में कहा। मैं आप लोगों को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो फिर इस लड़की को भूल जाओ। नूर अली ने अटल लहजे में कहा, तुम गरीदा के लिए हामी भरो या ना भरो, मगर मीडिया से ताल्लुक रखने वाली इस लड़की को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, और अगर ये तुम्हारे बस की बात नहीं तो फिर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम अपने वालिदैन और इस घर को छोड़ने के बाद ही इस लड़की से शादी करने का अपना हक पूरा कर सकते हो। मैं आप लोगों को छोड़ूंगा और ना ही इस घर को। सुल्तान ने फैसला कुन लहजे में कहा। अब मेरा मुस्तकबिल आपके हाथ में, आप जहाँ कहेंगे मैं शादी कर लिए तैयार हूँ। इस तरह आज से 5 साल पहले सुल्तान और गरीदा की शादी हो गई। तभी सुल्तान ने अपने बाप से ये वादा लिया था कि गरीदा और इसके बाप को यह पता नहीं चलना चाहिए कि वो मीडिया से ताल्लुक रखने वाली किसी लड़की को पसंद करता था। नूर अली ने ना सिर्फ वादा कर लिया बल्कि इसे निभा कर भी दिखाया। गरीदा सुल्तान की पहली मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानती। इन 5 सालों में सुल्तान को गरीदा से कोई शिकायत नहीं हुई थी, मगर पिछले कुछ अरसे से गरीदा ने अजीब सी मुज़हका हरकतें करना शुरू कर दी थी। वो जानता था कि ये सब औलाद से महरूमी का नतीजा था और आज तो इसने अपने 4 साल बेटे की सालगिरह मनाने का बंदोबस्त भी कर डाला। बस एक केक की कमी थी और गरीदा ने यह कमी पूरी करने की जिम्मेदारी सुल्तान को सौंप दी थी। रात आधे से ज्यादा सफर कर चुकी थी। वो दोनों अपने बेडरूम में जाग रहे थे। सुल्तान हंसवे प्रोग्राम केक के साथ घर पहुंचा। टीपू ने केक काटकर अपनी बर्थडे मनाई। इस रोज टीपू की बर्थडे थी या नहीं इससे गर्ज नहीं थी, बस वो बहुत खुश था और हद से ज्यादा थक भी गया था। वो डिनर करने के लिए बाहर गए और वापस आते ही टीपू सो गया। इस वक्त वो बराबर कमरे में गहरी नींद सो रहा था और ये दोनों मियाँ बीवी धीमी मगर गंभीर गुफ्तगू में मसरूफ थे। गरीदा ने सुल्तान को आज के वाक़े के बारे में सब कुछ बता दिया। गरीदा, तुम एक संगीन गलती कर रही हो, सुल्तान ने तशवीश भरे लहजे में कहा। हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। कैसी गलती और कौन सी मुसीबत? गरीदा ने पूछा। ये इश्तियाक पे की कोई चाल भी हो सकती है? मैं समझी नहीं। गरीदा ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। आजकल इस किस्म के जराइम बहुत आम हो गए हैं। सुल्तान ने गहरी संजीदगी से कहा,
मैं एक साइबर सिक्योरिटी फर्म में एनालिस्ट के तौर पर काम करता हूँ, इसलिए मैं इस नौइयत की वारदातों के बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। इसे मॉडर्न क्राइम कहते हैं। मैंने कब कहा कि तुम से ज़्यादा जानकारी रखती हूँ? वो बेजारी से बोली, बस तुम मुझे ये बताओ कि टीपू की वजह से हम पर कौन सी परेशानी आ सकती है? अगवा बराए तावान, इसने ससराती आवाज़ में जवाब दिया, या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग। इन दिनों इस किस्म के जराइम बहुत बढ़ गए हैं। छोटे बच्चों को अगवा करके इनके वालिदैन से भारी रकूम का मुतालबा किया जाता है, या फिर इन अगवाशुदा बच्चों को गैर मुल्की सौदागरों के हाथों फरोख्त कर दिया जाता है, जो इन्हें अपने मखसूस ठिकानों पर पहुंचाने के बाद ऑपरेशन के जरिए इनकी आंखें, दिल, गुर्दे, जिगर और दूसरे ह्यूमन आर्गन्स निकाल लेते हैं। इस सितम का शिकार होने वाले मासूम बच्चे अपनी जान से जाते हैं और इस मजमूम बल्कि गलीज कारोबार से मुंसलिक बेज़मीर लोग लाखों और करोड़ों कमाते हैं। सुल्तान, तुम तो डराने वाली बातें कर रही हो, गरीदा एक झुंझुरी लेते हुए बोली। इसने सादगी से कहा, मैं तो सच्चाई को तुम्हारे सामने ला रहा हूँ। ह्यूमन पार्ट्स की खरीदो फरोख्त के बारे में तुमने सुन रखा है, गरीदा ने तीखे अंदाज में कहा, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि टीपू की वजह से हम कैसे मुसीबत में फंस सकते हैं। मैं बताता हूँ तुम्हें, सुल्तान ने ठहरे हुए लहजे में कहा। फर्ज करो इश्तियाक बेग ने टीपू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रखी हो और पुलिस इस बच्चे को शद्दोमत से तलाश कर रही हो। अगवाकार की जानिब से तावान का मुतालबा सामने न आने की सूरत में पुलिस ने समझ लिया हो कि ये अगवा बराए तावान का नहीं बल्कि अगवा बराए ह्यूमन आर्गन्स का केस है। फिर इश्तियाक बेग खुद किसी नामालूम खुफिया जरिए से पुलिस तक ये इतला पहुंचाए कि जिस 4 साल बच्चे को वो ढूंढ रहे हैं वो एक नर्सरी स्कूल की बालाई मंजिल पर स्कूल की प्रिंसिपल की तहवील में है। अगर ऐसा ही है तो आज रात या कल किसी वक्त पुलिस हमारे घर पर रेड कर सकती है और इसके बाद हमारा जेल जाना तो समझो पक्का है। इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। सुल्तान, इसके खामोश होने पर गरीदा तंज़िया लहजे में बोली, अगर थोड़ी देर के लिए तुम्हारी थ्योरी को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो मुझे बताओ इश्तियाक बेग का इसमें क्या फायदा हो सकता? वो ये सारा राग क्यों और किस लिए फैलाएगा? मैंने तो मौजूदा हालात का एक पहलू तुम्हारे सामने रखा है, सुल्तान ने वजाहती अंदाज में कहा। ऐन मुमकिन है कि इश्तियाक बेग इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व न करे। वो 2-3 गुंडा सिर्फ अफराद के साथ किसी भी वक्त यहाँ आदम के और कहे कि हमने इस बच्चे को हब्से बेजा में रखा हुआ है, हम इसे इतने लाख रुपए दे वरना वो पुलिस को यहाँ बुला लेगा। ज़ाहिर है हम पुलिस के जमेले में नहीं पड़ना चाहेंगे और फौरन इसका मुतालबा पूरा कर देंगे। हम ही क्यों? गरीदा ने अजीब से लहजे में कहा, अगर ये वाकयातन इश्तियाक बेग की कोई चाल है तो इसने हमें टारगेट क्यों किया है? इसकी हमसे क्या दुश्मनी है? ऐसे शातिर लोग मंसूबे को अमली जामा पहनाने से पहले हर जाविये से रैकी जरूर करते हैं। हम दोनों इस मकान में अकेले रहते हैं, हमारी कोई औलाद भी नहीं है, हमारी माली हैसियत भी इतनी है कि इश्तियाक बेग का मुतालबा पूरा करने के लिए हम इसे 15 से 20 लाख तो दे ही सकते हैं, यानी हम एक सॉफ्ट टारगेट है। तुम कुछ भी कहो सुल्तान, लेकिन मैं तो टीपू को कुदरत का तोहफा समझती हूँ। गरीदा ने हाँफनाक लहजे में कहा, हमें अल्लाह की अता करता इस नेमत की कदर करना चाहिए। तोहफा नेमत? सुल्तान ने उलझन ज़दा लहजे में कहा, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं समझाती हूँ। गरीदा ने ठोस लहजे में कहा, सुल्तान मैं काफ़ी अरसे से गिड़गिड़ा कर अल्लाह से औलाद मांग रही हूँ। मेरी हर दुआ यहीं से शुरू होकर यहीं पर खत्म हो जाती है और मुझे यकीन है बारगाह इलाही में मेरी ये दुआ कबूल हो गई है। टीपू मेरी दुआओं का फल है। तुम इस वक्त बहुत सेंटी हो रही हो गरीदा, सुल्तान ने इसकी आंखों में देखते हुए सपाट आवाज़ में कहा। अगर खुदा ने हमें औलाद देना होती तो वो तुम्हें बाँझ पैदा न करता। वो कादिर मुतलिक है, कोई काम इसके इख्तियार से बाहर नहीं। गरीदा ने चट्टानी लहजे में कहा, इसने मुझे बाँझ पैदा किया है, इसलिए इसने दूसरे जरिए से टीपू को मुझ तक पहुंचाया है। इसको मुआवजा कहते हैं। अगर ये मुआवजा है तो टीपू की बीमार मां का क्या? सुल्तान के लहजे में तलही गुल गई। टीपू ने तुम्हें बताया है ना, इसकी मां अस्पताल में है, वो जब तुम्हारे पास आएगी तो टीपू को यहाँ से ले जाएगी, फिर तुम्हारे मुआवजे की हकीकत खुल जाएगी। ऐसे कैसे वो टीपू को लेकर जाएगी? गरीदा ने घबराहट भरे लहजे में कहा, दुनिया की कोई ताकत टीपू को मुझसे जुदा नहीं कर सकती। इसकी आंखों से जुनून झलक रहा था। फिर वो सुल्तान की जानिब उंगली उठाते हुए सनसनीखेज अंदाज में बोली, तुम भी नहीं। इन लम्हात में सुल्तान को ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर इसने गरीदा से कोई मजीद बहस की तो वो अपने आप में नहीं रहेगी। इसने गरीदा की ऐसी जुनूनी कैफियत इससे पहले नहीं देखी। ठीक है, इसने रसानियत भरे लहजे में कहा, इस मौजू पर हम कल बात करेंगे। बिस्कून से सोच जाते हैं, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, तुम आराम से इधर ही सो जाओ। गरीदा ने बेड से उतरते हुए बेखुदी के आलम में कहा, मैं टीपू के पास जा रही हूँ। सुल्तान ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो जानता था कि ऐसी कोई भी सही बारावर साबित नहीं होने वाली। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगा कि टीपू को लेकर कोई ऐसी पेचीदगी पैदा ना हो जिसका इलाज तलाश करने में उम्र बीत जाए। रात को देर से सोने के बावजूद सुल्तान सुबह वक्त पर उठ गया और यही मामला गरीदा के साथ भी था। दोनों के काम की नौयत के सिवाय छुट्टी वाले दिन के वो देर तक सोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। गरीदा टीपू को तैयार करके अपने साथ स्कूल ले गई और सुल्तान अपने ऑफिस की जानिब रवाना हो गया। इस रोज ऑफिस में मामूल से ज्यादा काम था, लिहाजा सुल्तान को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिली। वो घर से ऑफिस के सफर के दौरान में गरीदा की जहनी हालत और टीपू के मुस्तकबिल के बारे में ही सोचता रहा। आज तक गरीदा ने कभी इससे इस लहजे में बात नहीं की थी। वो बड़ी संजीदगी से सोचने लगा कि पहली फुर्सत में गरीदा को किसी साइकाट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। इस मामले में कोई भी कोताही या ताहीर किसी बड़े नुकसान का पेशा हो सकती है। दिन के पहले हिस्से में सुल्तान इस कदर मसरूफ रहा कि इसे टीपू या गरीदा के बारे में सोचने का ख्याल ही नहीं है और दिन के दूसरे हिस्से में इस काम की जरूरत ही ना रही। वो लाइन से फारिग हुआ ही था कि चपरासी ने इसे एक बंद लिफाफा ला कर दिया। ये क्या है? सुल्तान ने मज़कूरा लिफाफे को उलट पलट कर देखा। एक साहब अभी देकर गए हैं, चपरासी ने बताया, मगर इस लिफाफे पर तो किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। इन साहब ने कहा है कि लिफाफा आपको दे दूं। चपरासी ने कहा,
इस बंदे ने अपना नाम तो बताया होगा, या फिर वो भी इस लिफाफे की तरह गूंगा बहरा ही था? सुल्तान ने तंजिया लहजे में सवाल किया। बताया है ना सर, चपरासी ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। इसका नाम इश्तियाक बेग है। सुल्तान के जहन पर एक थोड़ा सा लगा। ये नाम पूरी रात उन मियाँ बीवी के दरमियान ज़ेरे बहस रहा था। इसने अंदरूनी कैफियत को चेहरे पर जाहिर होने नहीं दिया और हकीमाना अंदाज में चपरासी से कहा, ठीक है मैं देख लूंगा। चपरासी के जाने के बाद इसने लिफाफा को खोल लिया और धड़कते दिल के साथ लिफाफे के अंदर से बरामद होने वाली तहरीर को पढ़ने लगा। बड़े सादा और नपे तुले अल्फाज में लिखा था, टीपू वही बच्चा है जिसे तुम मेरी कोख पे छोड़कर चले गए थे। अब मेरी दुनिया छोड़ने का वक्त आन पहुंचा है, इसलिए मैं टीपू को तुम्हारी कस्टडी में दे रही हूँ। ये बच्चा तुम्हारा खून है और हमारी मोहब्बत की निशानी है। अगर मेरी बात का यकीन ना आए तो अपना और टीपू का DNA मैचिंग टेस्ट करवा लेना। मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक बुरी लड़की ने अपने बतन में तुम्हारी नस्ल का गला घूटने के बजाय इसे न सिर्फ जन्म दिया है बल्कि अपनी हैसियत और ताकत के मुताबिक इसकी बेहतरीन परवरिश भी की है। लेकिन मेरी बीमारी ने मुझे शिकस्त दे दी है। डॉक्टर्स ने मेरी बीमारी और मौत का दिन भी मुकर्रर कर दिया है। इश्तियाक बेग मेरा सच्चा हैरवा और हमदर्द कोलीग है। मैंने इसे ताकीद की है कि मेरी मौत की तस्दीक के बाद वो टीपू को तुम्हारे घर पर और इस हाथ को तुम्हारे तक पहुंचा दे। इस वक्त जब तुम मेरा पैगाम पढ़ रहे होगे तो मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। मैंने खुलूस नियत और दिल की गहराई से तुम्हें चाहा है, क्योंकि मैं मोहब्बत ज़ाद हूँ और तुम कौन हो इसका फैसला तुम्हें खुद ही करना होगा। फ़कत सबरा। एहसास दामद ने सुल्तान को पत्थरा कर रख दिया था। चंद लम्हात के बाद इस सनकी मुजस्मे के अंदर एक ताकतवर सोच ने अंगड़ाई ली। इसने जुबान हयात से अपने आरजू के मिजाज को मुखातिब करते हुए कहा, समरा फैसला हो चुका। फिर वह चश्मे तसव्वुर को अपनी मनकूहा पर मरकूज करते हुए बेज़ुबान खामोशी बड़े जोश से बोला, गरीदा ये ठीक है कि मैं अडॉप्शन के हक में नहीं हूँ, मगर टीपू तो हमारा सगा बेटा है। ये टीपू सुल्तान बनकर हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसके बाद सुल्तान ने समरा की आखिरी तहरीर को बसद एहतराम तह करके जेब में रखा और अपने काम में मसरूफ हो गया।